नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद और लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। अभिषेक, क्या है आज की पहली खबर? बिल्कुल, तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। खबर दिल्ली से है, जहां आज जेएनयू के छठे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी और छात्रों को डिग्री देने के बाद सभी को संबोधित भी करेंगी। वहीं समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कुलाधिपति वीके सारस्वत समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छात्रों को डिग्री देंगी और संबोधित करेंगी। बता दें कि इस दीक्षांत समारोह में 948 छात्रों को पीएचडी की डिग्री दी जाएगी और इसी के साथ सबसे ज्यादा डिग्री देने में जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ देगा। राष्ट्रपति की अहम खबर के बाद अब बात कर लेते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी आज आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित NPDRR के 2 दिवसीय तीसरे सत्र का विषय जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर स्थानीय लचीलेपन का निर्माण है। पीएमओ के बयान जारी किया गया है। पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि ये विषय जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर विशेष रूप से तेजी से बदलते आपदा और जोखिम के बारे में स्थानीय क्षमताओं के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 10 सूत्रीय एजेंडे से जुड़ा है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित करेंगे। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही वह नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज होने वाली वार्ता समग्र द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के अलावा निवेश, व्यापार, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे विषयों पर केंद्रित रहेगी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी बातचीत हो सकती है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के चलते खेल मंत्रालय 31 मार्च तक टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश के 50 से अधिक शहरों में लगभग 15,000 महिला एथलीट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। इसमें 10 तरह के खेल शामिल हैं। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का उद्देश्य उन महिला खिलाड़ियों को एक मंच उपलब्ध करवाना है जो राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में शामिल नहीं हो सकती थी। साथ ही इसका यह भी उद्देश्य है कि प्रतिस्पर्धी खेल देश भर के पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचे। और चलिए अब खबरों में रुख करते हैं कर्नाटक की ओर, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में नड्डा ने कांग्रेस और जेडीएस पर जमकर हमला बोला। विजय संकल्प रथ यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस विजय संकल्प रथ यात्रा में शामिल होना मेरे लिए गौरव की बात है। लोगों के उत्साह को देखकर मुझे भरोसा हो गया है कि कर्नाटक में फिर से कमल खिलेगा। कांग्रेस और जेडीएस पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विभाजनकारी राजनीति में विश्वास रखती हैं। जेडीएस को वोट देने का मतलब कांग्रेस को मजबूत करना और कांग्रेस को वोट देने का मतलब भ्रष्टाचार को मजबूती देना है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। इनकी भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां आज बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में बीआरएस राज्य कार्यकारी समिति, संसदीय दल और विधायक दल के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक बुलाई है। बैठक में सभी बीआरएस सांसदों, एमएलसी विधायकों, राज्य समिति के नेताओं, जिला पार्टी अध्यक्षों, जिला पंचायत अध्यक्षों और निगमों और निकायों के अध्यक्षों की बैठक को भाग लेने का निर्देश दिया गया है। बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन, पार्टी मामलों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस साल के आखिरी में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बीआरएस अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चलिए एक बार फिर से वापस रुख करते हैं दिल्ली का, जहां दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।
ईडी शराब नीति में घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इसी मामले में ईडी की टीम गुरुवार को सिसोदिया से पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक ईडी ने उनसे 2 दिन से पूछताछ की है। एजेंसी ने पहले 7 मार्च को सिसोदिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद 9 मार्च को 2 घंटे सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सिसोदिया ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर, जो कि सीबीआई का मामला है, उस मामले में आज सुनवाई होनी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी दिल्ली से, जहां मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए सिसोदिया ने लिखा कि बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति कर रही है, हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुनाह इतना है कि प्रधानमंत्री के समक्ष वैकल्पिक राजनीति खड़ी कर दी, इसलिए केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री फिलहाल जेल में है। उन्होंने आगे कहा कि जेल के अंदर से देख पा रहा हूं कि जब राजनीति में सफलता जेल चलाने से मिल जा रही है तो स्कूल चलाने की राजनीति की भला कोई जरूरत क्यों महसूस करेगा। सत्ता के खिलाफ उठने वाली आवाज को जेल भेजना बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज खोलने से कहीं ज्यादा आसान है। दिल्ली से ही खबर है, जहां दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने मंत्री पद की शपथ ली। सौरभ के साथ साथ आतिशी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मौजूदगी में दोनों मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। दोनों नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही विभागों के बंटवारे भी कर दिए गए। आतिशी अब से शिक्षा, लोक निर्माण, बिजली और पर्यटन विभाग को संभालेंगी। वहीं सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, पानी और उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने वहां मौजूद प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर कोई भू माफिया अवैध कब्जा न कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि भू माफिया को करारा कानूनी सबक सिखाया जाए। सीएम योगी ने कहा कि जमीन कब्जाने से संबंधित शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त किया कि सबकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। किसी को भी चिंता करने या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, जहां शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया है वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। 1,72,000 करोड़ का ये बजट रहा। पहली बार महाराष्ट्र में डिजिटल तरीके से बजट पेश किया गया। वहीं बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के बीमा कवर को बढ़ा दिया गया है। वहीं किसानों के लिए भी बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरकार हर साल किसानों को 12,000 रुपए देगी। धान के किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए की प्रोत्साहन सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है। राज्य सरकार की नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए की वार्षिक निधि दी जाएगी। इसके अलावा ड्रोन के जरिए फसलों का ई पंचनामा भी किया जाएगा। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में बीमा कवर 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें 200 नए अस्पताल शामिल किए जाएंगे। मुंबई के सौंदर्यीकरण के लिए बजट में 1,729 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महाराष्ट्र के बाद अगली खबर तमिलनाडु से, जहां राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। स्टालिन ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उत्तर भारतीय बीजेपी नेता राज्य में बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो फैला रहे हैं। स्टालिन ने दावा किया कि उनकी सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। स्टालिन ने कहा कि उनका राज्य पूरे देश के लोगों का घर है, क्योंकि तमिल लोग भाईचारा पसंद करते हैं। उत्तर भारत के भाई ये बात अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फर्जी वीडियो बनाकर झूठी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर भारत के बीजेपी नेता गलत इरादे से ऐसा कर रहे हैं। सीएम स्टालिन ने बताया कि उन्होंने राज्य के पुलिस अधिकारियों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। अगली खबर बिहार से है, जहां उपेंद्र कुशवाहा को Y+ सिक्योरिटी देने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोग कुशवाहा जैसे लोगों को इस तरह की सुरक्षा नहीं देंगे तो फिर उनके साथ कौन जाएगा। ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए के साथ थे तब उन्होंने कितने सीटों पर जीत दर्ज की थी यह सबको पता है। इसके बाद 2020 में वह अकेले चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने क्या किया यह जनता जानती है। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा जिनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है वो शून्य पर आउट हुए थे।
साथ ही उन्होंने कहा कि Y+ की सुरक्षा उपेंद्र कुशवाहा के लिए महज स्टेटस सिंबल है, इससे बिहार की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के बाद अगली खबर पंजाब से, जहां सीमा सुरक्षा बल ने भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की ओर से अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास फायरिंग के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिक को 8 और 9 मार्च की दरमियानी रात को पंजाब के अमृतसर सेक्टर के राजा ताल सीमा चौकी इलाके से पकड़ा गया। प्रवक्ता के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे व्यक्ति पर गोली चलाई और फिर उसे गिरफ्तार किया। बीएसएफ प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए से पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए पंजाब के बाद वापस रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली से खबर है, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता महिला आरक्षण बिल के समर्थन में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें इस मुद्दे पर 18 विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है। कविता का आरोप है कि तेलंगाना में चुनाव से पहले मोदी सरकार उनके पिता के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की तरह के कविता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कई समन भेजने के बाद अब आखिरकार ईडी कविता से 11 मार्च को पूछताछ करने वाली है। माना जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार अरुण पिल्लई और कविता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। कविता के सहयोगी के तौर पर काम कर चुके अरुण पिल्लई को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एमपी की बेटियों और महिलाओं को सौगात दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। सीएम ने यह भी बताया कि 10वीं क्लास के बाद अपर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों के लिए वित्तीय साक्षरता के लिए पाठ पढ़ाया जाएगा। साथ ही बेटियों को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान सीएम शिवराज ने राहुल गांधी के विदेश में बीजेपी पर निशाना साधने पर कहा कि राहुल गांधी देश में तो बोलते नहीं और फिर जो बोलते हैं वो खुद उन्हें ही समझ नहीं आता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने असल प्रभाव के साथ साथ अपनी समझ को भी पूरी तरह से खो चुकी है। नेशन एट 9 में इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच की ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से। कल पहले हमने आपको अहमदाबाद से तस्वीरें दिखाई थी, जहां क्रिकेट मैच का लुत्फ लेते नजर आए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती के 75 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में इन संबंधों को और कैसे मजबूत किया जाए, इसे लेकर के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस समय दिल्ली में हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ इस समय आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। अब देखना है होगा कि क्या कोई संयुक्त बयान भी जारी किया जाता है। सुनाते हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। Extraordinarily generosity of his very warm welcome here. Australia and India are great friends. We are partners and we're building that partnership even stronger each and every day, both through our personal relationship as the Prime Ministers of India and Australia, but importantly as well the relationship between our peoples. I lead a delegation here of significant business leaders as well. We want to cooperate with India and build a relationship in culture, in economic relations as well as in our security. And I want to warmly thank Prime Minister Modi for this extraordinary welcome here today. We are competing on the cricket field to be the world's best, but together we are building a better world. तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि दरअसल किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत जो है भारत में किया जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी जो है वो बता दें आपको कि 4 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। 8 तारीख को वो यहाँ पर भारत के दौरे पर आए हैं और आने के बाद उन्होंने कई कार्यक्रमों में अभी तक वो हिस्सा ले चुके हैं। वो आपको बता दें कि कल अहमदाबाद पहुंचे थे, वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मैच का आनंद लिया था, मैच देखा था, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए वो नजर आए थे। लेकिन आपको बता दें कि जो दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है वो ये तस्वीरें सब कुछ
बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो जो हमारे विदेशों से संबंध होते हैं उन्हें और ज्यादा मजबूती मिलती है। और कई और अहम बातें ऐसी हैं जो आज जब चर्चा होगी, बातचीत होगी, उस दौरान सामने आएंगी। तो बिल्कुल ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की हैं, जहां पे सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को। और देखिए, राष्ट्रपति भवन से अब ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, वो यहां से रवाना हो रहे हैं। इसके बाद एक कार्यक्रम है हैदराबाद हाउस में, जहां पे दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। तो देखिए, सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को। अब यहां से रवाना हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस बात का जिक्र करते हुए खुद नजर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। खबरों में चलिए अब रुक करते हैं असम की ओर, जहां आज से दिसपुर में असम विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 14 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री अजंता नियोग 16 मार्च को विधानसभा में साल 2023-24 का बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि बजट में हिमंता सरकार रोजगार को लेकर कई घोषणाएं कर सकती है। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर असम बनाने के लिए अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। अगली खबर गोवा से, जहां महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आग लगी है। गोवा को उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित यह सेंचुरी कर्नाटक की सीमा पर स्थित है और यहां बीते 6 दिनों से यहां के जंगलों में आग लगी हुई है। अब यह सेंचुरी के कई हिस्सों में फैल चुकी है, जिसके बाद नौसेना की मदद देने का फैसला किया गया है। नेवी के हेलीकॉप्टर्स लार्ज एरियल लिक्विड डिस्पर्सन इक्विपमेंट के साथ कई उड़ान भरेंगे। आपको बताने की कोचालिन और मोरलैम जैसे इलाकों में आग बुझाने के लिए करीब 17 टन पानी का छिड़काव जो है वो किया गया है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं गोवा के वन मंत्री विश्वजीत राणे ने दावा किया है कि यह आग किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई प्रतीत हो रही है। राणे के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी राणे ने कही है। और चलिए बात करते हैं राजस्थान की, जहां रेलवे पुलिस फोर्स के जवान एक शख्स के लिए देवदूत बनकर आए। मामला जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन का है, जहां एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। इस दौरान उसका हाथ ट्रेन में फंस गया। वो शख्स चलती ट्रेन से छलांग लगाने के कारण स्टेशन पर गिर गया। कुछ ही सेकंड में उसकी जान जा सकती थी, लेकिन वहां मौजूद आरपीएफ के 2 जवानों ने देवदूत बनकर उसकी जान बचा ली और उसे ट्रेन के पहियों तले कुचलने से बचाया। वो इतना घबरा गया कि उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और बात झारखंड की, जहां रांची में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने ईडी जोनल ऑफिस को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीएम सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इससे पहले प्रदेश बीजेपी ने इससे संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा था। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बिल्डर विशाल चौधरी के आवास में प्रधान सचिव का फाइलों का निपटारा करते हुए वीडियो जारी किया था और उन्हें हटाने की मांग की थी। और चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा दौरे के दौरान मां दंतेश्वरी के दर्शन किए और प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस मौके पर मंदिर के सेवादारों से भी मुलाकात की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में आयोजित फागुन मड़ई के समापन समारोह में भी शिरकत की। इस दौरान सीएम बघेल ने कुल 851 देवी देवताओं को विदाई देकर फागुन मेले का समापन किया। उन्होंने इस मौके पर मंच से कई घोषणाएं की। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं केरल से अहम खबर की, जहां पर आपको बता दें कि कोच्चि के कटरा प्लांट में आग जो है वो लग गई। और प्लांट में कुछ दिनों पहले दरअसल ये आग लगी थी, लेकिन ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आग बुझाने का अभियान अभी भी जारी है। दरअसल जलते हुए कचरे से निकल रहा धुआं जहरीला है, जिसने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि धुएं की वजह से आंखों में जलन हो रही है। इस पूरे मामले में केरल हाईकोर्ट ने सरकार और प्रशासन को फटकार लगाई है और कहा है कि शहर गैस चैम्बर बना हुआ है। कोच्चि के लोग इस चैम्बर में फंसे हुए हैं। जल्द से जल्द इस आग को बुझाने का निर्देश भी दिया गया है। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में हर साल की तरह इस साल भी राज्य के सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि
धाम मेले का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने के साथ अजय टमटा जो कि सांसद हैं वो भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में इस मेले का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माता पूर्णागिरी में लाखों भक्तों की श्रद्धा है, इसे देखते हुए हमें यहां सुविधाओं का विस्तार करने पर ध्यान देना है। तो फिलहाल नेशन@9 में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।